श्रीवास्तव तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे खरगोन का। मंडलेश्वर में बाढ़ प्रभावितों ने कसरावत रोड पर धरना दिया है। सोनिया नगर के लोगों ने चक्का जाम करते हुए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, नाराजगी जाहिर की है। लोगों की माने तो घर में पानी आने से भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक कोई उनकी सुध लेने भी नहीं पहुंचा। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद है। अब जाकर संज्ञान लिया गया है इस पूरे बात को लेकर। खरगोन की घटना हम आपको बता रहे हैं। सोनिया नगर के लोग जो कि चक्का जाम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी इस बात को लेकर कि बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद यहां पर सुध लेने के लिए प्रशासन नहीं पहुंचता है। लेकिन अब चूंकि चक्का जाम जैसे हालात, प्रदर्शन की स्थिति, फौरन प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। इससे कि आशुतोष ज्यादा विस्तार से स्थिति समझाएंगे। आशुतोष, सोनिया नगर के निवासी लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए, क्या स्थानीय स्थिति है वहां? अवंतिका में बताना चाहूंगा, मंडलेश्वर थाना मंडलेश्वर शहर है। यहाँ पे सोनिया नगर है। सोनिया नगर सहित आसपास के जो नवलपुरा और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो सब लोग पहुंच गए और लोगों में आक्रोश है कि जिस प्रकार से शनिवार को बारिश हुई थी, बारिश से नर्मदा उफान पे आई थी और लोगों के घरों में विशेष रूप से नर्मदा किनारे की जो निचली बस्तियां हैं और सोनिया नगर को एक तालाब में जब रिसाव शुरू हो गया था तो प्रशासन ने खाली करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी कोई सुध नहीं ले रहा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पहुंच गए, उनको समझाई दी जा रही है, लेकिन चक्का जाम जैसी स्थिति हो गई थी और चक्का जाम हुआ है। अभी उनको साइड में कर दिया, लेकिन लोगों में आक्रोश बहुत है। लोगों का ये कहना है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी उनको सुध नहीं लेंगे, जब तक ही इस प्रकार से प्रदर्शन चलता रहेगा। और जिस प्रकार से जो तबाही मची थी उससे लोगों में नाराजगी है और लोगों का आक्रोश फूटा है। चलिए देखने वाली बात आशुतोष की कब तक संज्ञान लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली बड़ी जानकारी, जहां मलकीत हत्याकांड के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया है। सिख समाज और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया है। हत्याकांड के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जुट गए और उसके बाद लगातार प्रदर्शन की स्थिति। बीते 48 घंटे से आप सिलसिला देख रहे हैं। दुर्ग के भिलाई में बंद का मिला जुला असर भी। प्रदर्शन करते हुए कुछ मांगे प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखी जा रही हैं। दो प्रमुख मांगे, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण, सरकारी नौकरी किसी व्यक्ति को देनी जानी चाहिए परिवार से ही, साथ ही साथ 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने चाहिए पीड़ित परिवार को। ये दो प्रमुख मांगे। और उसके बाद जब सिख समाज की सुध अभी तक सरकार की तरफ से चूंकि नहीं ले गई है, इसी को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, सिख समाज एक साथ यहां पर पहुंचता है पीड़ित परिवार के न्याय के लिए। एक बार फिर से समाज के लोग आगे आते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी इस पैदल मार्च में हिस्सा रहे। तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपको नजर आएंगे। ये भी आप कह सकते हैं कि चुनावी साल में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाने की अच्छी खासी कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। लेकिन फिलहाल जमीनी हालात ये हैं कि सिख समाज में भारी नाराजगी है इस पूरे हत्याकांड को लेकर और इंसाफ की गुहार अब लगाई जा रही है सरकार से। सहयोगी मिथिलेश बताएंगे हमें क्या कुछ वहां पर चल रहा है। मिथिलेश, सिख समाज का पैदल मार्च जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या अभी तक संज्ञान इस पर? देखिए, आज सिख समाज ने एक विशाल रैली निकाली और विशाल रैली निकालने के बाद में अब जो है नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है, जिससे नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पे सिख समाज के लोग हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जो गुनाहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने के अलावा जो है मुआवजे की मांग और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है लगातार केंद्र से। उसी के तहत में आज सुबह से ही पूरे भिलाई दुर्ग के बाजार बंद रहे हैं। सुबह से ही लोग स्वेच्छा से भी बंद रखे थे अपने व्यापार को और उसके बाद में जैसे बताया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के भीतर यदि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद में फिर आंदोलन धीरे धीरे उग्र होगा। उसी के तहत में आज पहले बंद सफल रहा है। उसके बाद में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग निकले और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन दिया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी रहे। बड़ी संख्या में रैली निकाली गई और सरकार को सजा देने की मांग की जा रही है। और अभी नेशनल हाईवे 53 को जाम कर दिया गया है, जिससे रायपुर आने और जाने वाले लोगों को जो आवागमन है वो पूरी तरह से रुक गया है। रायपुर जाने और आने वाली जो सड़क है अप और डाउन की, उसको चक्का जाम करके रखे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे समाज के लोग हैं और ये लगातार सड़क पर बैठकर जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। पैदल मार्च भी, 48 घंटे से प्रदर्शन भी, बीजेपी का सपोर्ट भी, कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिलता है बंद का। अभी तक क्या कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा है बातचीत करने या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई व्यापक इंतजाम नजर आते हैं यहाँ? देखिए, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं
लेकिन जो समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और उनको कंट्रोल करना क्या एक चुनौतीपूर्ण विषय है। कल ही एक प्रस्ताव दिया गया था सिख समाज के सामने में कि वे 5 लाख रुपए ले लें, उनको उनके घर के एक सदस्य को संविदा नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी आत्मानंद स्कूल में भर्ती कराकर उनकी भी शिक्षा करवाई जाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और उसके बाद में ये आंदोलन लगातार ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिथिलेश जो आप बता रहे हैं जिन पर बहुत ज्यादा जरूरी कि संज्ञान लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी के लिए। तो दुर्ग और भिलाई की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं जो कि लगातार बिगड़ती जा रही है। सिख समाज में नाराजगी जिसे भरपूर कोशिश के साथ साथ सरकार ये भी चाहती है कि मांगों को लेकर संज्ञान हो, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत का कोई भी रास्ता साफ होता हुआ नहीं नजर आता है। इधर भिलाई की अगर हम बात करते हैं तो भिलाई में भी इस बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर दुकानें ऐसी हैं जहां पर बंद नजर आता ही है। छोटी मोटी दुकानें ऐसी होंगी जो खुली हुई हैं, लेकिन सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा कम गाड़ियां हैं, भीड़ भी काफी कम नजर आ रही है। और इसी के चलते आप ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ सिख समाज बल्कि स्थानीय लोग इस मांग का लगातार समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी दूसरी तरफ लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से समर्थन मिला। ये जमीनी स्तर की स्थिति आप देखिए, पुलिस के वाहन लगातार चेकिंग में जुटे हुए कोशिश कर रहे हैं कि माहौल ज्यादा बिगड़े ना, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस व्यापक असर को कहीं ना कहीं कम करते नजर आए। कुछ दुकानें आप देखेंगे तस्वीरों में जो कि खुली नजर आती हैं। मलकीत हत्याकांड के मामले में सिख समुदाय के आह्वान के बाद आज भिलाई दुर्ग में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि भिलाई आकाश गंगा का ये मार्केट है जो पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन जो है हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती थी, खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी तरह से ठीक और भी जितने भी बड़े मार्केट है भिलाई दुर्ग के, वहाँ भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लगातार जो लोगों से आह्वान किया जा रहा था कि वे इस बंद को सफल बनाने में अपनी मदद करें ताकि जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिल पाए, और इसी आह्वान का आज व्यापक असर देखा जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको समर्थन दिया है और बीजेपी इनके समर्थन में है। लगातार 3 दिनों से आंदोलन चल रहा है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वे वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन किए जाने की बातें कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से एक पीड़ित परिवार को बुलाया गया था, एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह बताया गया था कि उनको 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके साथ एक व्यक्ति को संविदा नौकरी दी जाएगी, लेकिन इस प्रस्ताव को सिख समाज ने ठुकरा दिया है और आज आंदोलन लगातार किया जा रहा है। आज अभी फिलहाल बंद किया गया है, अभी पैदल मार्च निकाला जाएगा, उसके बाद चक्का जाम किया जाएगा। तो ये एक चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और बढ़ता जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। तो मिथिलेश हमारे सहयोगी ये रिपोर्ट कर रहे थे और लगातार इस बात का जिक्र भी वो कर रहे थे कि इस मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जरूर प्रस्ताव आया, लेकिन अभी तक सिख समाज में से लेकर नाराजगी भी है। दूसरी तरफ एक अच्छा खासा मुद्दा बीजेपी को भी मिल चुका है इसे भुनाने का। हालांकि देखना होगा आगे प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। बहरहाल बात राजधानी रायपुर की करेंगे। G20 की बैठकें लगातार चल रही हैं। आज और कल होने वाली बैठक को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही 600 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। तैनात किए गए जवानों में 12 ASP रैंक, 25 DSP रैंक के अफसर हैं। 800 से ज्यादा जवानों को तैनात करना है। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से होटल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर भी विशेष दस्ते को तैनात किया गया। तो G20 की बैठक राजधानी रायपुर में आज और कल होनी है। इससे पहले सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है ये जरूर स्पष्ट करता है ये पूरा मामला। जब G20 का आपने देखा दिल्ली में भी इसी तरह की व्यापक सुरक्षा थी, राजधानी में भी यही नजर आया। G20 का चौथा और अंतिम सम्मेलन राजधानी रायपुर में आयोजित की गई है और आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो सम्मेलन है वो होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के साए में होगा। लगभग 1000 से अधिक जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें 65 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन के जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल हैं मौजूद है। वित्त मंत्रालय के जो सलाहकार है चांदनी रैना की अध्यक्षता में ये पूरा G20 का सम्मेलन है आयोजित की गई है। आर्थिक सलाहकार सैम वेंकट भी इसमें विशेष तौर पर जो उपस्थित रहेंगे। FWG प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी और ये
पूरा इस जो G20 के जो सम्मेलन है उसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर किस तरह से आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, व्यापार हो चाहे फिर औद्योगिक क्षेत्र में है, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो किस तरह से आगे बढ़ सके ताकि आर्थिक सुदृढ़ता आ सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और G20 की बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या सोचती है ये भी हम आपको बता देते हैं। G20 की बैठक पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी G20 की बैठक चल रही है। बैठक होने से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नई पहचान मिलेगी, इसका फायदा हमें भी मिलेगा। सुनिए। टीवी के माध्यम से जो उसकी सफलता मिली है, मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पहले कहा था कि हम दिल्ली तक G20 को नहीं रखेंगे, हम हर प्रदेश में ले जाएंगे और हर प्रदेश में ले जा करके हम उसको G20 का कार्यक्रम करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में G20 का कार्यक्रम हो रहा है, हम उसके स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे जो छत्तीसगढ़ के यहाँ की कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जो खान पान है, उससे भी परिचित कराना चाहिए उनसे, ये व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। और उसके साथ में छत्तीसगढ़ में मूल रूप से हमारा जो निर्भर है, हम लोग खेती के ऊपर में निर्भर हैं, हम लोग धान के ऊपर में निर्भर हैं। यहाँ के जो मुख्य फसलें हैं और यहाँ की जो समस्याएं आने वाले समय में कैसे निराकरण हो सकते हैं, मुझे लगता है तमाम बातों पर क्या हम यहाँ से विदेशों को भेजा जा सकता है, हमको यहाँ की आवश्यकता क्या है, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा जो होने की जो संभावना है, मुझे लगता है कि एक एजेंडा उनके पास में है और उस एजेंडा के तहत निश्चित रूप से जो चर्चा होगी इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा, हिंदुस्तान को भी मिलेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी घमासान की स्थिति आप देखिए। दोनों ही पार्टियों ने प्रचार का वीडियो बनाया है। वीडियो में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वीडियो जारी कर एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश है। चुनावी साल इस तरह के सिलसिले आगे भी आएंगे, लेकिन एक एक सिलसिले पर नजर हम लगातार बनाए हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच एक बार फिर से चुनावी घमासान छत्तीसगढ़ में आप देखिए। रायपुर में दोनों ही पार्टियों ने प्रचार का वीडियो बनाया, इसे प्रसारित किया है, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वीडियो जारी कर एक बार फिर से निशाना साधती हुई दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्लिप अब सार्वजनिक हो चुका है और लगातार इस तरह का सिलसिला आप चुनावी साल में देखते ही हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने भी ऐसा करना अब से शुरू करा है। सोशल मीडिया पर भी हो सकता है समर्थन जुटाने की कोशिश हो, लेकिन चूंकि अब वीडियो सामने आ चुका है, ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। चुनावी लड़ाई सोशल मीडिया तक आई, ईडी का भी जिक्र इस वीडियो में। दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने वीडियो जारी कर दिए गए। दोनों ही वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि ईडी जैसे मुद्दे को लेकर बुलाया जाए, तमाम नेताओं पर निशाना साधने की कोशिश, जो कि विजुअल्स के जरिए भी आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी जानकारी। हाथियों का उत्पात लगातार चल रहा है और हाथियों का झुंड लगातार पानी और खाने की तलाश में शहर की तरफ रुक कर रहा है। लोग दहशत में आ चुके हैं। जशपुर की मुख्य तौर पर अगर बात करें तो लोग घर से बाहर निकलने पे भी डर रहे हैं। तपकरा वन परिक्षेत्र कंदई बहार का इलाका, जहां एक मां बेटी जब बाहर निकलती हैं घर से तो हाथी हमला बोल देता है। हाथी के हमले में मां और बेटी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दोनों को इलाज के लिए रायगढ़ रेफर करना पड़ा है। गंभीर स्थिति है जशपुर के कुछ इलाकों को लेकर। वन विभाग लगातार कह रहा है कि सक्रियता से नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद रहवासी क्षेत्रों की ओर जब हाथी रुख करते हैं तो हमेशा ही हमले का खतरा बना हुआ है। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बताएं, जहां जादू टोने के शक में एक परिवार ने अपने ही पड़ोसी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित परिवार को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला बोला। नाराज पीड़ित के परिजन ने देर रात मस्तूरी थाने का घेराव किया, प्रदर्शन किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग अब मुखर होकर रखी जा रही है।
और अगली खबर आपको अंबिकापुर से बता देते हैं। मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। महिला के परिजनों का यह आरोप है कि उनकी बेटी को उनके ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला। महिला का पोस्टमार्टम किया जाता है। उससे पहले ही महिला के पति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मृतक महिला के पति को इलाज के लिए गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इलाज लगातार चल रहा है। आगे बात करेंगे पेंड्रा जिले की। कई जगहों पर पेड़ों की कटाई लगातार चल रही है। बिजली पोल लगाने के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को ठेकेदार तबाह कर रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि बिजली विभाग द्वारा ठेकेदारों को पेड़ काटने की छूट दे दी गई है। पेड़ों की कटाई होने से लोग नाराज हैं। पेड़ों को काटे जाने के बाद सड़क जाम के भी हालात यहां बने हुए हैं। और अब बात करेंगे बिलासपुर के खिलाड़ियों के कमाल की, जहां बीसीसीआई की ओर से आयोजित हुए अंडर 19 वीनू माकड़ वनडे टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ टीम में बिलासपुर के 3 खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले वीनू माकड़ वनडे ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है। टीम में शामिल होने वाले तीनों खिलाड़ी विवेक यादव, उपेंद्र यादव और अंकित कुमार, जिन्होंने चयन पर खुशी जाहिर की। इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए छत्तीसगढ़ अंडर 19 स्टेट कैंप के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ। सिलेक्शन मैच में भी किया गया। इसके बाद चयनकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ स्टेट अंडर 19 वीनू माकड़ ट्रॉफी के लिए टीम का चुनाव किया। वीनू माकड़ वनडे ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ में टीम सिलेक्शन कर लिया गया है। इसमें बिलासपुर के भी 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बीसीसीआई द्वारा ये आयोजन कराया जाता है। हमारे साथ सीधे तौर पर वो 3 खिलाड़ी हैं जो अपने सपनों को लिए इस मैदान पे लगातार प्रैक्टिस करते रहे। अब उनका चयन जो है वो वीनू माकड़ वनडे ट्रॉफी के लिए हुआ है। चूंकि छत्तीसगढ़ की टीम में इनको शामिल किया गया है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विवेक यादव है। मैं राइट हैंडेड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर हूँ। मैं सर 13 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरा सपना यही है कि हर क्रिकेटर का यही सपना होता है कि वो इंडिया टीम के लिए खेले। तो मेरा मेन गोल तो इंडिया टीम ही है, लेकिन सर वीनू माकड़ ट्रॉफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अंडर 19 इंडिया खेलने का चांस मिलता है, मौका मिलता है, जिससे बहुत सारे क्रिकेटर हाईलाइट में आते हैं। और बहुत से ऐसे क्रिकेटर जिनका आपने नाम भी सुना होगा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, यहाँ तक कि हमारे फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली, वो भी 19 से ही उभर के ऊपर आए थे। मेरा सर आइडल विराट कोहली है। मैं उनको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और उनके ही जैसा बनना चाहता हूँ। मेरा नाम उपेंद्र कुमार यादव है। मैं ओपनर बैट्समैन हूँ, राइट हैंड। मैं बहुत मेहनत किया हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दिया हूँ, बैटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश किया हूँ, ड्रिल किया हूँ, हार्डवर्क हुआ है, इसी के कारण अभी हाँ। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। सर मैं राइट हैंडर फास्ट बॉलर हूँ और मैं कहते हैं पिछले 5-6 सालों से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ और बहुत सालों से डिस्ट्रिक्ट के साथ खेल रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा वो रोल रहा है मेरे अभी स्टेट के टीम में आने का। मैं डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा वो रहा था कि आज स्टेट में हूँ, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट अपन इस बार चैम्पियन थे। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट से पहले ही अपना 4-5 महीने पहले ही से कैंप लग गया था, जिसमें अच्छे स्किल सेशंस हुए थे, अच्छे नेट्स हुए थे, अच्छे मैचेस हुए थे। ड्यूरिंग ऑफ सीज़न जैसे कि बरसात में विकेट्स रेडी नहीं रहते, कुछ नहीं हो पाता है, तो कहते डिस्ट्रिक्ट ने हमारा वो कराया था, फिटनेस कैंप कराया था। बहुत डिस्ट्रिक्ट का सपोर्ट रहा था। जीते भी थे 19 और 3 साल से जीतते आ रहे। मेरा आइडियल तो अभी करंट का मोहम्मद सिराज है। मेरा सपना है और वो हकीकत भी होगा कि मैं आने वाले 5-6 सालों में इंडिया खेलूँगा और कहते उनके साथ नया बॉल शेयर करूँगा। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार आ रहा है। प्रदेश भर में धूमधाम से इसे मनाए जाने की तैयारियां भी चल रही हैं। कोंडागांव में भी ऐसे ही नजर आया, लेकिन इस बार मूर्तिकार बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं का निर्माण करवा रहे हैं। कलाकारों का ये भी कहना है कि इस बार मूर्तियों की बिक्री कम हो रही है। इसकी वजह से लगातार बारिश भी है और बारिश की वजह से एक तो मूर्तियों के निर्माण में मुश्किल आ रही है और बारिश के बाद तेज धूप होने के चलते मूर्तियों में दरारें भी आती जा रही है। और अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। विधायक मोहित केरकेट्टा पर गंभीर आरोप लगा है। बीजेपी ने रिश्वत खाने के आरोप लगाए। बीजेपी ने विधायक का एक वीडियो ट्वीट किया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की तरफ से ट्वीट। पाली तानाखार से विधायक है मोहित राम केरकेट्टा, जिन पर यह आरोप है कि रिश्वत इन्होंने ली है। ऑफिशियली एक ट्वीट जारी होता है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के हैंडल से। ये तस्वीरें आप देखिए ट्वीट की। ये वीडियो भी जिसमें कैश रखा हुआ नजर आता है। इस वीडियो के आधार पर विधायक मोहित केरकेट्टा के खिलाफ ये आरोप कि रिश्वत इन्होंने खाई है।
तथ्य के तौर पर वीडियो भी वो प्रेजेंट करते हैं। और कांग्रेस विधायक का नोटों के गड्ढे के साथ वीडियो वायरल होने पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि इस मामले में मौन से काम नहीं चलेगा। पैसा कहां से आया है, किसने दिया है, ये तो बताना पड़ेगा। जांच होनी चाहिए, जनता को भी पता लगना चाहिए कि जो सरकार ईमानदारी की बात करती है, कैसे नोटों के गड्ढे के साथ वीडियो में उनके विधायक दिखाई देते हैं। यदि विधायक बैठा हुआ है, किसी के भी घर में बैठे, पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, कोई आरोप लगाए तो आप जांच कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है और इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में बात आनी चाहिए कि आखिर एक गरीब जो अपने आप को बताते हैं तो इतना पैसा उसके सामने में कैसे आया। इस बात को जनता के सामने में प्रकटीकरण होना चाहिए और जनता के सामने स्थिति क्लियर आनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।